So we have started from the work power and the energy. वर्क पावर एनर्जी के अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स की क्लैरिटी देने की कोशिश की कि वर्क पावर एनर्जी, हमारे पास वर्क का टॉपिक हमने लिया था कि वर्क डन बाय अ फोर्स, ये कैसे हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। और जहां पर आप किताबों के अंदर ये बात पढ़ते हो कि वर्क डन क्या चीज होती है, तो वो बोलता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करता हूँ। देखो, एक छोटी सी बात अगर आप इम्प्रोवाइज कर देते हो, इसके अंदर आप चेंज लेके आते हो, तो वो छोटी सी बात से कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और आपका रैंक, आपके जो बच्चे समझने की शक्ति है, जो समझने का तरीका है, वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप इस चीज में बोले कि वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किसका? ऑब्जेक्ट का कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जब ट्रेवल करेगा फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंदर, तो हमारे पास वर्क डन होगा। जब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा तो वर्क डन होगा। ये दो तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि आप यहां पर जब वर्क डन कर रहे हो तो वो वर्क डन की वैल्यू जीरो आएगी, नॉन जीरो आएगी, या वो आपके पास अगर नॉन जीरो आ रही है तो पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। तो हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा, हमारे पास a body is traveling in a circular motion. A body is traveling in a circular motion. एक बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर ट्रेवल कर रही है। A body is traveling in the circular motion. एक बॉडी सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रही है with constant speed, जिसके हमारे पास यहाँ पर constant speed है, with a constant speed of कितने बच्चे हैं हमारे पास? कांस्टेंट स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकंड। विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। हमको वर्क डन निकालना है बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इन वन रेवोल्यूशन, इन वन रेवोल्यूशन, इन दी वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन के अंदर बच्चा हमारे पास ये कितना वर्क डन करेगा? हमारे पास बड़ी सिंपल सी चीज, ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपके पास रिवॉल्व है और हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ये आपके पास चली, यहाँ पर चली, यहाँ पर नीचे आई, यहाँ से आगे गई और हमारे पास यहाँ पर पहुंची। अगर ये हम बोलते हैं कि एक रेवोल्यूशन में इसका वर्क डन कितने के बराबर होगा, यानी कि वर्क डन आपके पास क्या होता है बताओ शाबाश? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट multiplied by cos of the angle between the force and the point of application जो डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो जल्दी बता दो यहाँ पर वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश, यहाँ पर आपके पास एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जी शाबाश, बोलो बोलो। यहाँ पर एक रेवोल्यूशन के अंदर हमारे पास वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के बराबर। वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के बराबर। हम बच्चे से पॉसिबल कॉज की बात करते हैं तो बच्चा पॉसिबल कॉज ये बोलता है कि सर वन रेवोल्यूशन मींस हाउ मच डिस्प्लेसमेंट, हाउ मच डिस्प्लेसमेंट, हाउ मच डिस्प्लेसमेंट? जीरो डिस्प्लेसमेंट। हम जब बच्चे से बात करते हैं कि भाई ये बात बता दे कि हमारे पास एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो वो बच्चा बोलता है सर जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गई है क्योंकि बॉडी वहीं पर वापस आ गई है, एक चक्कर कंप्लीट हो गया, तो वर्क डन हमारे पास जीरो होगा। मैं बोलता हूँ ओके ऑल राइट, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन को बच्चे हम यहाँ पर बिल्कुल डिफाइन नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकता। और फिर मैं बच्चे से दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ
और ये क्वेश्चन बच्चे अब हमारे पास क्या आ जाता है, आपका थॉट प्रोवोकिंग प्रॉब्लम बन जाती है, यानी कि आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। व्हाट अबाउट हाफ रेवोल्यूशन, व्हाट अबाउट हाफ रेवोल्यूशन, यहां पर हाफ रेवोल्यूशन के अंदर क्या होगा, व्हाट अबाउट द हाफ रेवोल्यूशन, यानी कि आधी रेवोल्यूशन के अंदर क्या होगा, क्या वर्क डन होगा या नहीं होगा, क्या वर्क डन होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा बच्चे। यहां पर बच्चा बोल देता है सर आधी रेवोल्यूशन हो रही है, ठीक है, और वो बच्चा बोलता है कि सर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है आपके पास, तो मैं बोलूंगा भाई डिस्प्लेसमेंट तो मेरे पास यहां पर किसके बराबर है, 2r के बराबर है, जहां पर r मेरे पास रेडियस है। अगर मैं a से b की तरफ को जाता हूं तो मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने के बराबर है, शाबाश बताओ बच्चे, 2r के बराबर। ये डिस्प्लेसमेंट मेरे पास 2r के बराबर है, तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट होगी मेरे पास 2r, तो इसका मतलब है हाफ रेवोल्यूशन होगी, हाफ रेवोल्यूशन होगी तो वर्क डन तो आना चाहिए, तो बच्चा बोल भी देता है, और बच्चा इसका आंसर देता है जी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²r, और डिस्प्लेसमेंट होगी 2r, और r से r कैंसिल, सर जी ये वर्क डन हो गया, जबकि ये कंडीशन होगी गलत। और कहीं ना कहीं ये जीरो डिस्प्लेसमेंट वाली जो लॉजिक बच्चा देता है ये वीक लॉजिक, मतलब कि इतना स्ट्रांग नहीं। अब मैं आपको स्ट्रांग चीज बताता हूँ, अब मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये हमारे पास एक सर्कुलर मोशन, और इस सर्कुलर मोशन के अंदर बॉडी कैसे चल रही है, शाबाश बताओ, बताओ कैसे चल रही है, कैसे चल रही है, शाबाश बताओ, कौन सी स्पीड से चल रही है, कौन सी स्पीड से, कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, शाबाश बताओ, काइनेटिक एनर्जी भी क्या है बच्चे, कांस्टेंट। तो जब आपकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसमें चेंज ही नहीं आता, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जब चेंज ही नहीं आता है तो वर्क डन क्या होता है, जीरो। ये आज बच्चे आपके लिए एक बहुत बढ़िया सबक है, ये आज का बच्चे सबक है। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप पूरे चक्कर में घूमो, आप आधे चक्कर में घूमो, और अगर कोई बच्चा, अगर कोई टीचर आपको बोलता है एक जो कोई बॉडी है ये सर्कुलर मोशन में एंगल थीटा से भी मूव कर गई, एंगल थीटा से, तो वो अगर आपको बोले पी से लेके क्यू के बीच में वर्क डन कितना है, पी से लेके क्यू के बीच में वर्क डन कितना है, तो आंसर जीरो ही होगा। ये आज का आपका सबक है जिसको आपने याद रखना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वर्क डन हमेशा क्या होता है, जीरो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वर्क डन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। इस बात को आप फोकस करिएगा, इस बात को बच्चे आप अंडरस्टैंड करिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको आज का सबक सिखाया। इसके बाद क्या, इससे पहले लेवल के क्वेश्चन कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चे अच्छी खासी बुक्स की भी, तो वो क्वेश्चन क्या बोलती है जी, देखिए मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है, ये ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन की है, और हमारे पास जानबूझ के मैंने एंगल 30 डिग्री यहाँ दे दिया, और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कर रही है, और ये डिस्प्लेसमेंट कर गई जी 40 मीटर की, वर्क डन निकालो। यहाँ पर अब वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे को कोई एक बच्चा बताए या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या होगा, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 60। बिल्कुल एग्जैक्टली cos ऑफ 60 डिग्री, तो 10 आ गया, 40 आ गया, cos 60 हाफ हो जाता है, तो हमारे पास आंसर कितने के बराबर आ जाएगा, the answer will be equal to, ये बच्चा हमारे पास 200 जूल्स आ जाएगा, 200 जूल्स। पहले तो हमारे बेसिक क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बेसिक क्वेश्चन मतलब कि इन क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम इन क्वेश्चंस में गड़बड़ कर गए बेटा तो राजे हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पाते तो हमारे ऊपर एक बात थोप दी, अरे तू तो सिंपल क्वेश्चन भी नहीं कर पाता, तो हमें सिंपल क्वेश्चन के अंदर कभी फंसना नहीं, ये पहली चीज है। सेकंड, हाँ बोलो बोलो बोलो। तो 2 मिनट से पीछे दिखाना सर, क्योंकि उस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ मतलब उसका फिर बाद में निकला क्या कंक्लूजन। क्या फिर से क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा ये कहने का मतलब है, आपने बोला कि वन रेवोल्यूशन वाली जो थ्योरी है वीक है, मतलब गलत नहीं है, वीक है,
तो सर मतलब अगर हम ये भी लिख देते सर, हम ऐसे गलत होगा हमारा, या फिर ये आप समझे नहीं, आप समझे नहीं बच्चे। कहने का मतलब है बच्चे कि मान लिया जाए कि आपके कहीं पर भी सपोज कि आपको यहाँ पर कोई भी पर्सन ये बोल देता है कि ये फलाना काम करना। सपोज कि कोई पर्सन ये बोल देता है कि हमने कोई भी काम करना, कोई भी XYZ काम करना, और हमारे पास उससे रिलेटेड सही इक्विपमेंट नहीं है, तो हम जो काम करेंगे वो स्ट्रांग नहीं होगा, वीक होगा। यानी कि वीक होने का मतलब है ये एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मानी जा सकती। वीक होने का मतलब इस जीरो डिस्प्लेसमेंट का लॉजिक अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप हाफ रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन सही कर पाओगे कि गलत कर जाओगे? बताओ शाबाश, गलत कर जाओगे। और क्यों गलत कर जाओगे? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा पूरी की पूरी सर्कुलर मोशन में जीरो डिस्प्लेसमेंट हो रही है। जब पूरी सर्कल में जीरो डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वर्क डन जीरो किसकी वजह से आ रहा है? जीरो डिस्प्लेसमेंट की वजह से। मान गया, मैं मान गया। और हो सकता है कि बच्चे इसको हम सही भी कर सकते हैं क्योंकि वर्क डन जीरो है, क्योंकि जीरो डिस्प्लेसमेंट है। पर वीक क्यों है? क्योंकि जब आप हाफ रेवोल्यूशन की बात करते हो तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट का लॉजिक लेके चलोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। आप जीरो वर्क डन के बजाय नॉन जीरो वर्क डन दे दोगे और आप बोलोगे कि यही सही आंसर है क्योंकि कंप्लीट पे वर्क डन जीरो है, क्योंकि जीरो डिस्प्लेसमेंट है। तो हाफ रेवोल्यूशन में वर्क डन आपके पास नॉन जीरो आना चाहिए क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? 2r। तो आप यहां पर बोल दोगे कि जी वर्क डन तो आपके पास ये आ जाएगा, जबकि ये आंसर गलत है बच्चे, ये आंसर गलत है। गलत है? क्योंकि वर्क डन कहीं पर भी होता है वो किसको चेंज करता है बच्चे? शाबाश बताओ। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। जब आपके पास मैंने कह दिया कि ये सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड है, तो जब काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही है आपके पास यहाँ पर, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास शौर्य, आप कैसे कह सकते हो कि हाफ रेवोल्यूशन के अंदर वर्क डन आपके पास नॉन जीरो होगा? वो तो जीरो ही होगा, चाहे वो छोटे से छोटा पार्ट हो, बड़े से बड़ा पार्ट हो। तो इस वजह से ये लॉजिक वीक पड़ जाएगा, ये कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि इससे बच्चों के आंसर सही आने के बजाय आगे के आंसर गलत हो। सिर्फ ये क्वेश्चन है, सिर्फ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस लॉजिक पे आप सही मान सकते हो, बाकी लॉजिक आपके पास क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, बाकी जगह पे फेल हो जाएगा। होता है ना, सारी थ्योरीज क्या बच्चे कामयाब होती है कि वो फेल भी होती है कहीं ना कहीं? बताओ शाबाश। तो फेल भी होती है थोड़ी तो बहुत। ये फेलियर हो गया ना, तो वीक हो गया आपके पास इस वजह से। ठीक है शौर्य? यस सर। चलो, अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है द टाइप 2 प्रॉब्लम, और द नेक्स्ट इज द डॉट प्रोडक्ट एंड द वर्क डन। द डॉट प्रोडक्ट एंड द वर्क डन, द डॉट प्रोडक्ट एंड द वर्क डन। इफ द फोर्स इज गिवन बाय, अगर फोर्स बच्चे हमारे पास कैसे दी जा रही है? Fx I कैप Fy J कैप प्लस ऑफ Fz आपके पास K कैप, Fz K कैप, और मेरे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर है? एक्स आई कैप वाई जे कैप। बहुत ऐसा है बच्चे, एक्चुअल के अंदर क्या है, मैं बच्चों को कई बार कहता भी होता हूँ कि देखिए कॉन्सेप्ट समझना एक एक तरीके से किसी बीमार का इलाज करवाना। अब वो बीमारी बच्चे दो तरीके से ठीक हो सकते हैं। सपोज किसी विलेज के अंदर किसी पर्सन को स्नेक ने आज भी बाइट अगर कर लिया जाता है तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं, जिसमें पर्सन के बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, लेकिन वहीं लेके जाते हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट के साथ भी है, मतलब सही कॉन्सेप्ट के अंदर का मतलब है डॉक्टर। और बच्चे सीधी किताब को बच्चे अगर हम लिख देते हैं तो वो बच्चे आपके पास झाड़ फूक वाला काम है। मैं भी आपको किसी किताब, कोई किताब नहीं होती मेरे पास, जो कॉन्सेप्ट है मैं उसकी बात करता हूँ। अगर मैं आपको लिखवा दूं कि वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, बेटा आपको लगेगा ये बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि आप देखोगे कि मैक्सिमम चीजें जितनी भी चलती है वो इसी पे बेस्ड है। लेकिन जब मैंने कई किताबों को सॉल्व किया तो पता लगा नहीं नहीं नहीं, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो दिमाग की बत्ती जलती है, अच्छा ये चीज होती है, ऐसा होता है। इस वजह से कॉन्सेप्ट, जैसे अभी मैंने बोला कि ये गलत गलत नहीं है, वीक है। वीक क्यों है बच्चे? क्योंकि मुझे पता कि इसके ऊपर बेसिस पे आज के बाद आप थोड़ा ठिठकोगे, क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो वर्क डन कैसे होगा? टीचर आपको लालच देता है कि तुम गलत आंसर लगाओ,
और हमने उसको लालच में नहीं पढ़ना, हमको सोच समझ के करना। अब बच्चे वर्क डन देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डॉट एस। अब यहाँ पर अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर ये नहीं आता है तो हम फंस जाएंगे, फिर मैं बोलूंगा यार हद है। अब हम दोबारा से डॉट प्रोडक्ट अगर करने बैठ जाएंगे तो बात हमारे पास हमारे हाथ से बाहर की तरफ को निकल जाएगी। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर वो करना, और ये आपके पास किसके बराबर आ गया, एफ डॉट आपके पास क्या आ गया, एस आ गया। एफ डॉट ऑफ हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, एस आ गया। और एफ डॉट एस के लिए अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या चीज आ गई, अब तो बच्चे अब तो दुनिया लग जाएगी ना बच्चे, दुनिया भर के क्वेश्चन आपके आपके पीछे लग जाएंगे कि भाई मुझे सॉल्व कर, कैसे मुझे सॉल्व कर, मैं बताता हूँ। देखिए आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, अब मैं देखता हूँ कौन बच्चा करेगा। यहाँ पर फोर्स है बच्चे, 4i कैप प्लस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 3k कैप, और यहाँ पर बच्चे मेरी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर है 2i कैप प्लस ऑफ 8j कैप। जी बताएं, अब कौन बच्चा, मुझे 2 मिनट लगेंगे इसका आंसर बताने में, शाबाश, कि वर्क डन किसके बराबर है, शाबाश 2 मिनट लगेंगे, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। शाबाश बताओ एफ डॉट एस, शाबाश बच्चे बताओ कैसे आएगा। यहाँ पर 4 इंटू 2 आएगा, देखो अभी आप चुप बैठ गए ना, इसका मतलब यह है कि डॉट प्रोडक्ट वीक रह गया था। 8 प्लस ऑफ 16 तो कितना आ जाएगा, 24 जूल। अगर चुप करके बैठ गए हो तो इसका मतलब कि भैया प्रॉब्लम है डॉट प्रोडक्ट के अंदर। आई डॉट आई 1 होता है और जे डॉट जे बच्चा हमारे पास 1 होता है, ये तो है नहीं है, तो ये आपके पास होगा ही नहीं। अब अगर भूल चुके हो तो आज किताब झाड़ कर बच्चे काम करना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट भूल गए हो तो मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, सर कैसे किया जाए, सर कभी कोई चीज हो तो आप हमें फिर से समझें। जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ आई कैप एक्स ऑन द बॉडी, acts on body, act on the body, and under the influence of this force, under the influence of this force, under the influence of this force, और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंदर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स, अ बॉडी ट्रेवल्स, एक बॉडी बच्चा हमारे पास ट्रेवल करती है, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए to B, from A to B. Find the work done in this situation. Find the work done in the situation. In the situation या in the problem. जरा स्टार्ट करें। हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए से लेके बी की तरफ को जा रही है, ये हमारे पास ए से बी की तरफ को जा रही है, ये पॉइंट मेरे पास ए आ गया, ये बी आ गया, ये रेडियस आर, ये पॉइंट मेरे पास ओ और ये भी मेरे पास आर है। और हमारे पास ये बॉडी कहाँ से कहाँ की तरफ को ट्रेवल कर रही है, ये बॉडी हमारे पास यहाँ से यहाँ की तरफ को ट्रेवल, थोड़ा सा रास्ता चेंज हो गया, वैसे पूरा सर्कल था। ये बॉडी हमारे पास यहाँ से इस पाथ के ऊपर ट्रेवल कर रही है, खैर ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे ट्रेवल कर दिया और ये फ्रिक्शनलेस है, और जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है, एंड दिस इज एफ आई कैप, और ये हमारे पास ओरिजिन है। अब मेरे पास अगर बॉडी यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है तो वर्क डन कैसे आएगा, वर्क डन फोर्स एफ डॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई डिस्प्लेसमेंट की, फोर्स तो एफ आई कैप है, डिस्प्लेसमेंट के आपकी ये फाइनल पोजीशन है, ये एक्स एक्सिस के साथ है तो आर आई कैप आ गया, माइनस ये मेरे पास इनिशियल पोजीशन है, ये वाई एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पे कहां पर है, ये नीचे की तरफ है, तो माइनस ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, आर जी कैप। तो यहां पर बताओ आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 और आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, एफ इंटू, यहाँ पर बच्चा हमारे पास वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश बताओ बच्चे, एफ इंटू आर के बराबर आ जाएगा। जी क्वेश्चन समझ में आया, पार्थ, जगजोत, गौरव, क्वेश्चन समझ में आया बच्चे, यस सर।
कोई दिक्कत तो नहीं आई जगज्योत इसके अंदर से? रिपीट करना सर इसका क्वेश्चन। बता बता बता, कहाँ से रिपीट करूं, बता। देख, a horizontal force of Fi cap act on the body, and under the influence of this force a body travels from A to B. Find the work done in this problem. Find the work done in this problem. यह हमारे पास कोई रास्ता है और एक बॉडी हमारे पास इस फोर्स की इन्फ्लुएंस के अंदर, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल है तो साथ में क्या आ जाएगा, आई कैप। एक्स एक्सिस के लिए क्या आता है, शाबाश बताओ, आई कैप। वाई एक्सिस के लिए क्या आ जाता है, शाबाश बताओ, जी कैप। और जेड एक्सिस के लिए क्या आता है, के कैप। ये बॉडी हमारे पास यहाँ पर ए से ट्रेवल करती है, कहाँ तक बच्चे हमारे पास, शाबाश बताओ, बी तक। यहाँ पर ये ए से बी ट्रेवल की इस फोर्स के अंदर से, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या मानी जाएगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन हमारे पास ये आर है, तो आर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, आई कैप। जगज्योत ये आई कैप क्यों, क्योंकि ये आपके पास कौन सी एक्सिस है बच्चे आपके पास, और ये वाली आपके पास कौन सी एक्सिस है राजे, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, इस और नीचे की तरफ है, इसलिए इनिशियल बिल्कुल। तो आपके पास यहाँ पर माइनस आर जी कैप, तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, एफ इंटू आर के बराबर। बस इतनी सी चीज, ठीक। चले आगे की तरफ, चले आगे की तरफ, चलो। ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, और हमारे पास धीरे धीरे ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बड़े सिंपल तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाए, और आपके पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास नई चीज क्या आ जाती है, यहाँ पर हमारे पास नई चीज क्या आ जाती है बच्चे, अब फोकस करना, नई चीज क्या आ जाती है हमारे पास यहाँ पर। अब प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर फोर्स भी गिवन होगी, लेकिन अब ये नेट फोर्स निकालनी, देखना फोकस करना। या अब मेरे पास पहली फोर्स है विच इज अ 2i कैप प्लस ऑफ 4j कैप, और ये मेरे पास दूसरी फोर्स है विच इज इक्वल टू आपके पास 4i है माइनस ऑफ 2k कैप। फोकस करना, और मेरे पास डिस्प्लेसमेंट होगी बच्चा आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस 20 मीटर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेट फोर्स, under the influence of the net force, under the influence of क्या बच्चा हमारे पास, शाबाश बताओ, net force, under the influence of the net force। यानी कि नेट फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंदर हम, ये बॉडी कहाँ पर चल रही है, 20 मीटर, और 20 मीटर कहाँ की तरफ को चल रही है बच्चे बताओ जरा, एक्स एक्सिस की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले बताओ नेट फोर्स कितने के बराबर आ जाएगी, शाबाश बता दो। ये मेरे पास आ जाएगा F1 प्लस ऑफ F2। जरा इसको समझने की कोशिश करें तो कितना आ जाएगा, 6i कैप माइ प्लस ऑफ मेरे पास कितना आ जाएगा, एक मिनट, 6i कैप माइनस ऑफ 4j कैप, क्योंकि j वाला कंपोनेंट है नहीं, एंड माइनस ऑफ मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2k कैप। ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई बच्चे, नेट फोर्स आ गई, ये मेरे पास यहाँ पर नेट फोर्स आ गई। और डिस्प्लेसमेंट कितने की हो रही है, शाबाश बता दो, 20 मीटर, एक्स एक्सेस की तरफ तो 20i कैप। अब कौन बच्चा मुझे यहाँ पर वर्क डन बताएगा किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश बता दो, F डॉट और आपके पास यहाँ पर S, शाबाश बता दो कितना आ जाएगा, 6i माइनस ऑफ 4j माइनस ऑफ 2k, और डॉट प्रोडक्ट मेरे पास किसके बराबर है, 20i कैप। शाबाश बता दो कितने के बराबर आ जाएगा, 120, क्योंकि I डॉट I1 होगा, ये J भी नहीं आएगा, K भी नहीं आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में J कैप और K कैप मिसिंग है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर J कैप और K कैप आपके पास क्या बच्चे मिसिंग है, किसके अंदर, किस वर्क डन के, ठीक। ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हमारे पास हुआ वर्क डन का दूसरा कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको करवाता हूं यहाँ पर वर्क डन का तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये हमारे पास बोला जाता है द वर्क डन एंड द सुपरपोजिशन थ्योरी। वर्क डन
ऑफ आपके पास सुपरपोजिशन थ्योरम या फिर बाय सेवरल फोर्सेस, वर्क डन बाय द सेवरल फोर्सेस, इसको हम सुपरपोजिशन ऑफ वर्क डन भी बोलते हैं, वर्क डन बाय द सेवरल फोर्सेस, द वर्क डन बाय द सेवरल फोर्सेस। एक सिस्टम में हो सकता है कि बच्चे टीचर एक से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई करें और मुझे यहाँ पर वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कैसे निकलेगा मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट और ये बच्चा हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरे पास इस वक्त बहुत सारी फोर्सेस मान लेते कि लग रही है। एक फोर्स मेरे पास F1 लग रही है एट द एंगल ऑफ थीटा, एक फोर्स मेरे पास यहाँ पर F2 लग रही है, यह आपके पास F2 लग रही है, और यह हमारे पास यहाँ पर एंगल आ गया आपके पास मान लेते कि 5। एक फोर्स मेरे पास ऊपर लग रही है विच इज फोर्स F3, एक फोर्स हमारे पास इसी के अलोंग लग रही है विच इज द फोर्स F, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से S डिस्टेंस मूव कर रही है, यह ऑब्जेक्ट यहाँ से मेरे पास S डिस्टेंस क्या कर गई बच्चे, मूव कर गई। मुझे यहाँ पर वर्क डन बताना, मुझे यहाँ पर वर्क डन बताना। यहाँ पर 4 फोर्सेस हैं तो टेक्निकली यहाँ पर 4 किस्म के वर्क डन होंगे और जो नेट वर्क डन होगा वो इन्हीं चारों वर्क डन का सम हो जाएगा, यानी कि नेट वर्क डन इज गिवन बाय work done by the force F1, the work done by the force F2, the work done by the force F3 and the work done by the force F4। 4 तरीके के वर्क डन होंगे, वर्क डन बाय फोर्स F, ये हमारे पास F1 आ गया, ये S आ गया, और यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितने के बराबर है, थीटा, तो ये मेरे पास आ गया cos ऑफ थीटा प्लस वर्क डन बाई F2, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट x है। अब इसमें cos की वैल्यू आप क्या लोगे, क्या cos आप 5 लोगे बच्चे या फिर 180 डिग्री माइनस 5 लोगे, बताओ शाबाश। तो हम यहाँ पर एंगल 180 डिग्री माइनस 5 लेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे लग रही है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 5 नहीं है, 180 माइनस। होप सो आपको ये मेरी बात समझ में आई है, ये बात आपको समझ में आई है कि मैं दोबारा अब बच्चे फोर्स F3 इंटू S और इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का, तो साइन ऑफ 90 डिग्री आ जाएगी, और रहेगी फोर्स F4, तो ये फोर्स F4 इंटू S और कॉस ऑफ कितना आ जाएगा, 0। ये मेरे पास फोर्स आ गया, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, फोर्सेस आ गई, और यहाँ पर मेरे पास वर्क डन आ गया। अब यहाँ पर टीचर आपके दिमाग के साथ बहुत खेलेगा, जैसे वो इंडिविजुअल आपको वर्क डन पूछ लेगा कि मुझे इंडिविजुअल बताओ, तो आपको इंडिविजुअल काम करना पड़ेगा। वो आपको नेट वर्क डन पूछ लेगा कि भैया मुझे नेट बताना है, तो जो नेट वर्क डन है वो सभी वर्क डन का क्या हो सकता है, आपके पास सम हो जाएगा, और सिंपल अलजेब्रा का सम लगाना है। सिंपल क्या लगाना है, अलजेब्रा, क्योंकि वर्क डन आपके पास यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में होना चाहिए वो ये, द डिस्प्लेसमेंट इज ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस, action of the all forces, action of the all forces, number 1. Number 2, the work done by a particular force, work done by a particular force, work done by a particular force, जो work done by a particular force is the आपके पास calculation of the वो पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट और मल्टीप्लाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, cos थीटा। थर्ड वन जो वर्क डन आपके पास नेट होगा वो आपके पास क्या होगा, कलेक्शन ऑफ द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, the work done by all the forces, the collection of the work done by the all the forces। ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कैन दिस बी पॉसिबल, कैन दिस बी पॉसिबल,
क्या पॉसिबल, क्या चीज की पॉसिबिलिटी? कैन दिस बी पॉसिबल कि आपका नेट वर्क डन 0 हो जाए, बट ऑल द इंडिविजुअल वर्क डन आर नॉन जीरो? हो सकता है all the individual work done are non zero? हो सकता है? जरा सोच के बता। यस सर। Yes, sir. बिल्कुल हो सकता है। और आपके पास ये कब हो सकता है? जब कोई एक पर्टिकुलर फोर्स पॉजिटिव वर्क डन कर रही है और कोई दूसरी बच्चे हमारे पास नेगेटिव कर रही है। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें। ये वर्क पावर एनर्जी एक ऐसा चैप्टर है, मैं आपको बताता हूँ। इससे आप, इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली ग्रेविटेशन भी करवा सकता हूँ, बाकी इतना स्ट्रॉन्ग। अगर ये आप ये बात समझिए, अगर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं निकलता है फिजिक्स का, तो हम उसको फिर वर्क पावर एनर्जी से ट्राई करते और निकल जाता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। यानी कि ये बेसिकली न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, ये उसकी स्केलर फॉर्म है, ये उसकी स्केलर फॉर्म है। भाई वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, बॉडी चल रही है, वर्क डन हो रहा है, वर्क डन से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। मैं अपने पॉइंट को अब यहाँ पर एम्फसाइज करता हूँ। सो एनसीईआरटी का 6.1 क्वेश्चन और 6.2 क्वेश्चन, एक तो बच्चा आज आपका होमवर्क भी, ये बात ध्यान रखना। 6.1 और दूसरा बच्चा हमारे पास 6.2 क्वेश्चन, ये आज आपने किताब खोलनी है और ये दोनों क्वेश्चन करने। तो यहाँ पर हमारे पास, मैं कल, हाँ जी बोलो सर। वो एक बार सर पीछे वाला देखना है सर, पॉइंट्स में नोट करने से सर। वो बता क्या क्या समझना बच्चे? नोट करना था एक्चुअली सर। मैं अच्छा। स्क्रीनशॉट क्या समझना बोलो सर। मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट खींचना था सर इसका ना। अच्छा, कोई बात नहीं, वो समझना है समझ ले, शर्माया मत करो। नो सर समझ आ गया मेरे को। चलो अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, फोकस करने का। ये मेरे पास यहाँ पर एक एंगल थी, ये क्वेश्चन है, ये थ्योरी नहीं है। और ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास mkg के बराबर है। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? mg sin ऑफ थीटा। और पीछे की तरफ हमारे पास, आपके पास लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg इंटू कॉस ऑफ थीटा। हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया? mg cos ऑफ थीटा। फोकस करें इस फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ये अपोज कर रही है, ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है, तो ये बॉडी नीचे एक्सेलरेट कर रही है। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, अब ये आपको याद भी होना चाहिए कि आपके पास इस केस में व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी किसके बराबर है? द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय फोर्स, यानी कि mg sin थीटा मुझे सपोर्ट कर रही है, माइनस म्यू mg cos थीटा मुझे अपोज कर रही है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम m। कैंसिल, तो आपकी एक्सेलरेशन, ये m और m कैंसिल, g आ जाएगा कॉमन, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा, ये एक्सेलरेशन। जब बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो ये डिस्टेंस भी कवर करेगी। डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो t टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया? तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू टी का स्क्वायर। मान लेते कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, t टाइम के अंदर ये बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर कर दिया, s इज इक्वल टू हाफ a। अब आपके पास एक्सेलरेशन कितने के बराबर है? g, और साइन थीटा माइनस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा? म्यू कॉस ऑफ थीटा इनटू टी का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर टी का स्क्वायर आ जाएगा बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? टी का स्क्वायर आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? एस है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब कहानी शुरू होती है, ये खत्म कर। देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए सारी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगी जो मोशन करवा सकती है, लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो आपका जवाब क्या होगा? शाबाश बताओ, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी? बताओ आपका जवाब क्या होगा? व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द ग्रेविटी? यहाँ पर अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलता हूँ बच्चे, तो आपके पास mg sin थीटा फोर्स है,
डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रही है, कितने की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, शाबाश बताओ, हाफ जी साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा इनटू टी का स्क्वायर। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये वर्क डन बाय क्या बच्चा हमारे पास, ग्रेविटी है नीचे। और मैं अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछूं, कौन बच्चा बताएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पीछे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले ये वर्क डन पॉजिटिव का होगा कि नेगेटिव का होगा, नेगेटिव। ये बच्चे नेगेटिव का वर्क डन हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये नेगेटिव आ जाएगा। और आपके पास डिस्प्लेसमेंट दोनों, क्योंकि बच्चे डिस्प्लेसमेंट तो दोनों फोर्सेस के लिए सेम है, तो म्यू कॉस ऑफ थीटा इंटू टी का स्क्वायर। आपको पता लग रहा है ये नेगेटिव साइन क्यों आया, ये नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि फ्रिक्शन मोशन से ऑपोजिट, बॉडी नीचे गिर रही है, ये बॉडी आपके पास डाउनवर्ड जा रही है और फ्रिक्शन आपके पास कहाँ पे लग रही है, अपवर्ड। दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर है, 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री कितने के बराबर होता है, शाबाश बता दो, -1। इस वजह से फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव है और ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव। और ग्रेविटी का कौन सा कंपोनेंट लगाना है, जो कंपोनेंट बच्चे मोशन करवा रहा है, mg cos थीटा डिस्प्लेसमेंट से कितने एंगल पे है, 90 पे, तो इसे वर्क डन नहीं होगा। और अगर मुझे नेट वर्क डन निकालना है तो कोई बच्चा बताएगा ये कौन सा होगा वर्क डन, नेट वर्क डन होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्लस आपके पास द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको बच्चे, ये बात क्लियर होगी आपको जी। सर हाँ बोलो सर, इसमें जो आपने u0 लिया है 0 मीटर पर सेकेंड, वो सर मतलब गिवन है सर आपने क्वेश्चन? हाँ गिवन है, बिल्कुल गिवन है बच्चे, ओके सर, गिवन है बच्चे, गिवन है बिल्कुल। और कोई प्रॉब्लम? सर नेट एक बार सर वो बता दो सर, नेट जो कहते हैं ना वर्क डन, नेट वर्क डन इज इक्वल टू, मान लिया जाए कि जब तुमने ग्रेविटी का वर्क डन निकाला वो x आ गया, और जब फ्रिक्शन का वर्क डन आपने कैलकुलेट किया इस डिस्प्लेसमेंट पे, जब आपने फ्रिक्शन का वर्क डन कैलकुलेट किया इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, वो y आ गया, कोई भी वैल्यू आ गई, तो नेट वर्क डन क्या होगा, शाबाश बताओ, द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी का वर्क डन प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वर्क डन, इनको ऐड कर दिया तो नेट वर्क डन आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए, सो आज के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजों को बच्चे अब हम कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा पढ़ के आइएगा और कल हम बच्चे कुछ और प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करेंगे। चलिए ओके बच्चे।